इनफैक्ट व्हाट्सएप एक ऐसा माध्यम है जिससे हर कोई जुड़ा हुआ है। हम देख सकते हैं कि यूट्यूब हो सकता है कम लोग चलाते हैं, इंस्टाग्राम भी इतने लोग नहीं चलाते, लेकिन व्हाट्सएप मोस्ट ऑफ लोग चलाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके पास एंड्रॉइड फ़ोन है और व्हाट्सएप नहीं है। तो इंसान हम लोग अपना पर्सनल से पर्सनल डेटा एक दूसरे को शेयर करते हैं, पर्सनल से पर्सनल बातें शेयर करते हैं। तो क्या वो बातें कोई थर्ड पर्सन देख सकता है? व्हाट्सएप पूरे विश्व में बात करूँ तो एक ऐसे माध्यम की तरह से लॉन्च किया गया था कि आप चैट कर सकते हैं। अब जैसे पुराने पॉडकास्ट में, हमारे पहले के एक पॉडकास्ट में डॉक्टर्स भी आए थे, उन्होंने हमें बताया कि बहुत सारी चीज़ें लोग यूट्यूब पे देख के फॉलो करते हैं हेल्थ को लेकर, कि आँखों में गुलाब जल डाल लेना चाहिए, अच्छी हो जाती हैं। ऐसे स्किन को लेकर भी करते हैं कि ये लगाने से गोरे हो जाते हैं, ऐसा कुछ लगा लेंगे तो बाल चिकने हो जाएंगे। ऐसे वीडियोस भी बहुत लोग देखते हैं। हमारे यहाँ पे पुरानी कहावत है, जो परेशान होता है वो हर दरवाज़ा खटखटाता है। तो जिनको सोल्यूशन नहीं मिलता है उनको क्या लगता है इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके हम गेन कर सकते हैं। सर एलेक्सा वगैरह जो यूज़ करते हैं उसमें हमारा अच्छा खासा डेटा होता बिल्कुल है। जाता है। एलेक्सा में आप देखिए एक ऑप्शन होता है, एलेक्सा या कोई भी स्मार्ट डिवाइस है उसमें एक ऑप्शन होता है म्यूट का। नमस्कार, यूनिक समय पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपको हमारे वीडियोस अगर लगातार पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया को आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सेस करते हैं। हम सभी उससे किसी न किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़े हुए हैं। बहुत सारे फायदे हैं सोशल मीडिया से जुड़ने के, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो आज इसी टॉपिक पर हम बातचीत करने वाले हैं मयंक गौतम से, जो कि यूनिकॉम डिजिटल के डायरेक्टर हैं। साथ ही यूनिक समय नाम का एक चैनल भी है जिसमें वो पोस्ट करते हैं। उस चैनल के माध्यम से वे भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थलियों को हम तक पहुंचाते हैं और बहुत सारी ऐसी जानकारियां देते हैं जिससे हम पीछे रहते हैं, या हम कह सकते हैं जो हम नहीं जानते हैं। तो चलिए चलते हैं डिस्कशन की ओर। लेकिन अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपकी कोई राय हो तो वो भी हमें कमेंट के थ्रू लिख दीजिएगा। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है एक तो बहुत कॉमन है, लेकिन हम जैसे लोग, ज़्यादातर लोग कुछ भी नहीं जानते इसके बारे में। तो ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानें। तो आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे हम देख रहे हैं 4-5 साल में इंटरनेट यूज़र्स तेज़ी से बढ़े हैं। पहले इतने इंटरनेट यूज़र इतने नहीं थे। तो इसका क्या कारण है एक तो? दूसरा, इसके क्या फ़ायदे हैं हमारे लिए, मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, पहले तो आपको बहुत बहुत आभार कि आपने बुलाया पॉडकास्ट के माध्यम से। और ये जो टॉपिक है सोशल मीडिया का, ये बहुत ही, मैं कहूँ, ज़रूरी टॉपिक है। डेली लाइफ का एक पार्ट हो चुका है सोशल मीडिया। इंटरनेट हमारा एक अविभाजित अंग हो गया है। मतलब अगर घर में हमारा 10 मिनट को भी इंटरनेट बंद हो जाता है तो सभी परेशान हो जाते हैं कि इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है, कंप्लेन करो। सो ये टॉपिक बहुत अच्छा है, आपने एक अच्छी शुरुआत करी है इस पर डिस्कशन कराने के लिए। तो आपका सवाल है, बिल्कुल सही बात है आपकी, कि कुछ सालों से इंटरनेट का जो यूज़ है वो बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ा है हमारी कंट्री में और बाकी कंट्रीज़ में भी। हमारी कंट्री एक्चुअल में, मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी कंट्री है जो हर एक चीज़ की बड़ी उपभोक्ता रही है विश्व में। इंटरनेट उनमें से एक है। हमारी कंट्री में जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से मोर देन 70% लोग आज की डेट में इंटरनेट यूज़ करते हैं। 30% वो जहाँ गांव में या ऐसे इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जो इंटरनेट नहीं पहुंच रहा है, वो भी मात्र 30% है, उससे भी कम हो गया। इंटरनेट आज की डेट में सब जगह पहुंच चुका है, सब जगह टावर्स लग चुके हैं, सब जगह, जैसे आप देख रहे हैं, डिजिटल इंडिया बहुत फोकस किया जा रहा है। तो वो भी एक कारण है जिसकी वजह से लोगों का जो इंटरनेट यूजेज है वो बढ़ गया है। अब आप जो कह रहे थे कि इंटरनेट लोग इतना कंज्यूम क्यों करने लगे हैं कुछ टाइम से, तो वो कारण एक ये भी है कि एक तो कुछ सालों में एक इंटरनेट का रेवोल्यूशन आया है। पहले जो इंटरनेट के पैक हुआ करते थे वो काफ़ी महंगे होते थे। मतलब 2 GB डाटा लेना है तो 600-700 रुपये का आया करता था, जबकि आज आप देखिए 600-700 रुपये में आप अनलिमिटेड डाटा पूरे घर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वो बहुत बड़ा मेजर कारण है। बहुत सारी कंपनीज न्यू फॉर्म हुई हैं इंडिया में जो कि इंटरनेट को बहुत एक अच्छे रेट पे लोगों को प्रोवाइड करा रही हैं।
अगर कंपेयर करें हम कुछ कंट्रीज़ के साथ, इंटरनेट वहाँ बहुत महँगा है, आज भी इंडिया में इंटरनेट बहुत अफोर्डेबल है, सस्ता है। हुआ क्या है ना, कुछ टाइम में पिछले 6-5 सालों के अंदर लोगों का रुझान इंटरनेट की तरफ आ तो गया है, बट उनका जो कंजम्पशन है वो मोस्टली वीडियो कंटेंट की तरफ गया है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं जिन पे आपका वीडियो कंटेंट मिलता है लोगों को, वहाँ पे कंजम्पशन उनका मोर देन 60% है लोगों का, मेजॉरिटी में बात करें। उसका एक बेसिक कारण ये भी है कि अभी जो कोविड 2 बार स्टक हुआ है, जिसकी वजह से लोग घर में बिल्कुल बंद हो गए हैं, लोगों का बाहर आना जाना नहीं हो पा रहा था, तो उनका ज़्यादातर समय उनके फ़ोन पे जाने लगा। तो जाने की वजह से उनको वो एक आदत हो गई, एक एडिक्शन हो गई। तो आज की डेट में सिनेरियो ये है कि जो भी लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे उसमें से 90% लोग मोबाइल पे ही देख रहे होंगे हमारा पॉडकास्ट। बाकी कुछ लोग अपने टेलीविजन्स पे देख रहे होंगे, स्मार्ट टेलीविजन्स पे या टैबलेट है, कंप्यूटर पे। तो वो सभी लोग जो मोबाइल पे वीडियो कंटेंट को कंज्यूम करते हैं उसमें बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी आई है, क्योंकि डाटा सस्ता हो गया है, डाटा एक्सेस में आ गया है। पहले हम सभी गाने डाउनलोड करके MP3 में सुना करते थे, अब डायरेक्ट यूट्यूब से लाइव चलाए जाते हैं। कोई भी गाना सुनना है किसी के फ़ोन में, मैं समझता हूँ आज की डेट में गाना डाउनलोड नहीं होगा, बहुत रेयर लोग होंगे। तो वो एक कारण रहा है, और इन सब चीज़ों की वजह से बहुत सारी अच्छी बातें भी हुई, जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ गई है इस देश में। लोग पहले कहीं काम करना होता था तो उनको, कंप्यूटर का भी काम है तो उनको वहीं जाके काम करना होता था, घर में इंटरनेट की सुविधा नहीं होती थी, कंपनी में ही सुविधा होती थी। बट कोविड के बाद आपने क्या चीज़ देखी है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बहुत हुआ है। उसकी वजह से क्या हुआ है, लोगों को घर पे सुविधा मिली है तो घर पे से ही काम शुरू हो गया। ये एक इसका पॉजिटिव पॉइंट है। जैसे पहले क्या हुआ करता था कि लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, जैसे मैं अगर लेडीज़ की बात करूं तो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं जिनको प्रेगनेंसी के टाइम पे भी काम पे जाना पड़ता था। मगर आज की डेट में ऐसा नहीं है, अगर वो कुछ वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हैं, वैसे तो छुट्टियां मिलती हैं, बट अगर वो करना चाहती हैं तो वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब ये तो हो गए इसके सारे फायदे, कनेक्टिविटी जुड़ने के लिए, लोगों का पास आना, काम अच्छा होना और बाकी सारी चीज़ें अच्छा होना। अब इसके नुकसान की बात करते हैं। नुकसान सोशल मीडिया का ये है कि उसका जो यूजेज है, जो टाइम यूजेज है, वो हम लोग अभी तक सेट नहीं कर पाए। हमें से कोई ये जानता ही नहीं है कि हमको कितने घंटे मोबाइल चलाना चाहिए, कितना हमारा स्क्रीन टाइम होना चाहिए, कितने घंटे हमको सोशल मीडिया पे देने चाहिए, सोशल मीडिया पे क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, वो हमें से किसी को कुछ नहीं मालूम। तो जितना ये नॉलेज का भंडार है, हम उसको सिर्फ पीने में लगे हुए हैं। मतलब इस पूरे नॉलेज के सागर को किसी तरह से हम पीना चाहते हैं कि सारा हम पी जाएं, बट वो पॉसिबल होता ही नहीं है। हो क्या रहा है, कंटेंट हर तरह का अवेलेबल है सोशल मीडिया पे। लोगों को समझ नहीं है देखना क्या है, बच्चों को समझ नहीं है देखना क्या है, तो वो सब कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। एक्सेस कंजम्पशन की वजह से लोगों का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बढ़ रहा है। आप एक जनरल देखिएगा, जो लोग मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं ना, उनका टेम्परामेंट थोड़ा सा हाई होता है, मतलब उनको गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट होना, ये सब बढ़ गई है लोगों में। पहले ये सब नहीं हुआ करता था। समझदारी या जिसको कहते हैं सूझबूझ, वो कम हो गई है। ये सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है सोशल मीडिया के एक एक्सेस में यूज़ करने की। अब देखिए, जैसे कि मेरा खुद का काम है, हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो हमें ये पता है कि हमको किस तरह की मार्केटिंग, किस तरह का ऐड कैसे लोगों तक पहुंचाना है। तो ये तो मेरा खुद का काम है, फोटे है। बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया, अगर आप स्क्रीन टाइम अपना कम नहीं करेंगे तो ना ही आपका साइकोलॉजिकल, बल्कि आपकी बॉडी में मैं कहूँ तो हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आने लगती हैं। बेशक ज़्यादा रेडिएशंस नहीं होते हैं फ़ोन में, मगर लंबे समय तक मेंस को, वुमेन्स को और इवन दो बच्चों पे बुरा असर पड़ता है, खास करके न्यू बॉर्न बेबीज में। बच्चे तो अगर हम देखें तो गेमिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं फ़ोन में, तो वो तो बहुत ही एक तरीके से डेंजरस भी कह सकते हैं हम उनके लिए। बिल्कुल डेंजरस है, आपकी बात बिल्कुल सही है। डेंजरस इसलिए है, देखिए पहले हम सब बच्चे बाहर जाके खेला करते थे, मेंटली भी स्ट्रांग होते थे, फिजिकली भी स्ट्रांग होते थे। अब क्या है, बच्चे ज़्यादातर बच्चे जो मोबाइल एडिक्शन में गए हैं, जो कि मेजॉरिटी में मोबाइल गेमिंग की तरफ जा रहे हैं, ये कि टीनेजर्स का ये पार्ट होता है जो मोबाइल गेमिंग की तरफ है। अब इसका एक खूबसूरत पॉजिटिव पॉइंट भी ये है कि कुछ बच्चे मोबाइल गेमिंग में बहुत अच्छे हैं, ये एक टूर्नामेंट की तरह भी डील किया जाता है, एज एन करियर भी जाते हैं बच्चे, बहुत अच्छा है। बट हो क्या रहा है ना, उसके साथ में अगर मैं कहूँ तो देखा देखी में बहुत सारे बच्चे जिनको पता नहीं है क्या करना है, मतलब उनका बच्चों को इतना विजन क्लियर नहीं होता है, बहुत कम होते हैं जिनको विजन क्लियर होता है कि करना क्या है, तो वो भी गेम्स में, ऑनलाइन गेम्स में अपने आप को इंडल्ज कर रहे हैं, जो कि नेसेसरी नहीं है।
उनको एज एन कैरियर ऑप्ट नहीं करना है, बट उनको एक प्लेजर लेना है ऑनलाइन गेमिंग से, तो वो ऑनलाइन गेमिंग्स पे 6-6, 7-7 घंटे स्क्रीन टाइम उनका रेगुलर का होता और है। कुछ गेम्स एग्रेसिव भी होते हैं, तो वो ज़्यादातर भी गेम होता है। ज़्यादातर गेम मैं आपको बताऊं, जो ऐसे गेम्स हैं जो अगर एग्रेसिव नहीं है तो उन गेम्स को लंबे समय तक बच्चे खेल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि एक उनको अलग से फैक्टर नहीं मिलता है कि किस तरह से करें। जैसे बहुत सारे गेम्स हैं, फायरिंग के गेम्स हैं, वेपन्स के गेम हैं, उनमें बच्चे ज़्यादा इंड्यूस होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो एक एक्स फैक्टर है, एग्रेशन एक एक्स फैक्टर है, एड्रेनलिन बच्चों को रश होता है जिसकी वजह से वो खेलते हैं। तो इसमें जब उनका जो इतना ज़्यादा टाइम उनका गेमिंग में, सोशल मीडिया पे या इंटरनेट कंजम्पशन पे स्क्रीन टाइम ज़्यादा जा रहा है, तो उनके साथ एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं। कम्युनिकेशन स्किल बच्चों की डाउन हो रही है, वो उतना अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं जैसे पहले के कर पाते थे। ये बेशक डाउन हुई है क्योंकि वो मैं कहूँ बाहर की दुनिया से थोड़ा सा अलग हो गए हैं, क्योंकि उनका ज़्यादातर टाइम एक आर्टिफिशियल या ये कहें एक सॉफ्ट दुनिया में जा रहा है। उनका वो सॉफ्ट पार्ट हो गया है कि सब कुछ देख लेंगे, ऑनलाइन ही देखेंगे। तो ये एक मेजर प्रॉब्लमेटिक पार्ट है जिसको जल्दी सुधरना ज़रूरी है। जैसा कि हम देखते हैं सर, सोशल मीडिया पर हमें बहुत सारा कंटेंट जो चाहे हमें वो मिल जाता है। हम ऐसे में निर्भर भी बहुत रहते हैं। तो सोशल मीडिया जो हमें कंटेंट प्रोवाइड कराता है, फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराता है, तो ऐसे में उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? देखिए, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो मेजर अर्निंग सोर्स है वो एडवर्टाइजमेंट है। चाहे आप यूट्यूब ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, कोई भी और प्लेटफॉर्म ले लीजिए, उनमें आपको एड्स देखने को मिलेंगे जो कि उनका मेजॉरिटी रेवेन्यू है, उनका वहीं से आता है, एड्स के माध्यम से। तो जैसे हमारा काम होता है कि हमारे पास कोई क्लाइंट आता है कि उसको अपने प्रोडक्ट की या अपने मान के चलिए अपने काम से रिलेटेड उनको एडवर्टाइजमेंट करना होता है, तो हम उनके हिसाब से एक ऐड का पूरा स्ट्रैटेजी बना के उसको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चलाते हैं। जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, तो इन सारे सोशल मीडियाज़ के ना मैं कहूँ तो डेमोग्राफिक्स अलग अलग होते हैं। कौन कितना किसको इस्तेमाल करता है, ये सारा डाटा मिल जाता है हमको, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होता है इन वेबसाइट्स पे ही। तो उसके माध्यम से एड्स को चलाया जाता है। तो जो हम एड्स चला रहे हैं हमारे क्लाइंट्स के लिए इन प्लेटफॉर्म्स पर, तो हम पैसा देते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, इन सबको, बाकी सबको पैसा देते हैं, इंस्टाग्राम को। ये फिर उस ऐड को रन करते हैं, जो कि आपने देखा होगा रील्स के बीच में ऐड आते हैं, स्पॉन्सर्स ऐड आते हैं, या यूट्यूब के बीच में एड्स आ जाते हैं, स्टार्टिंग में वीडियोस के बीच में, वीडियो से पहले स्किपेबल एड्स आ जाते हैं। फेसबुक में भी वीडियो कंटेंट में ऐड आ जाते हैं। इवन तो आज आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं फेसबुक को, तो इमेज एड्स भी आते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे एड्स आते हैं। तो मेजॉरिटी वो सब एड से ही अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। और भी उनके XYZ फैक्टर्स होते हैं जिससे उनको रेवेन्यू जनरेट होता है, वो अलग है, बट मेजॉरिटी जो उनका देखा जाए वो एडवर्टीजमेंट के माध्यम से ही वो अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो भी हैं वो हमसे हमारा डेटा लेते हैं। उनके पास वो अपने आप भी बहुत सी चीज़ें इकट्ठी करते हैं, बहुत सी चीज़ें वो हमसे लेते हैं, हम उन्हें देते हैं। तो क्या वो डेटा सेफ रहता है? देखिए, कोई भी एप्लीकेशन अगर आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, तो आज की डेट में सारी एप्लीकेशंस आपसे ये पूछती हैं कि कौन कौन सी परमिशन आपको अलाउ करनी है। जैसे सबसे बेसिक जो परमिशंस है मैं वो आपको बताता हूँ। जैसे लोकेशन ग्रांट करना, आपकी लोकेशन जानना, आपके फ़ोन के माइक को एक्सेस करना, आपके फ़ोन के कैमरा को एक्सेस करना, आपके फ़ोन की फ़ोटो गैलरी को एक्सेस करना, ये सारे मोटे मोटे तौर पे जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, इन परमिशंस को वो पूछते हैं आज की डेट में सारे ऐप्स। चाहे आप एंड्रॉयड पे बात करें, चाहे आप आईफोन iOS पे बात करें, सब पे परमिशन अब मांगी जाती है। एक टाइम पहले ऐसा था जब ये सारी एप्लीकेशंस परमिशन नहीं मांगती थी, तो हमको पता ही नहीं था कि ये परमिशन हम इनको दे रहे हैं कि नहीं। तो उस टाइम पे सारा डेटा जो मोबाइल के अंदर हमारा होता था, वो बहुत सारी ऐप्स जो हैं बैकग्राउंड में उसको अपने पास रखती थी। कुछ चाइनीज़ ऐप्स भी थी जिनको नोटिफाई किया गया था, जिनको फिर बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने बंद भी कर दिया, क्योंकि आपका डाटा आपसे बिना पूछे एक तरह से कहें इलीगली आपके डाटा को अपने पास स्टोर करके उसको यूज़ करके उसको सेल आउट कर रहे थे। देखिए, आज की डेट में अगर मैं फ्रेंकली बोलूँ तो सब कुछ ओपन है। हाँ, अगर हम सोचें कि एवरीथिंग इज़ एनक्रिप्टेड, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी ये वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके पास आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका नाम, ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो सबके पास होती हैं। जो ये डाटा अपने पास रखते भी हैं, और मुझे लगता है ये अवेलेबिलिटी के माध्यम से ये आगे सेल भी होता है, जो कि एक कड़वा सच है, बट है, सेल होता है हमारा डाटा। इवन तो हमें जो डरना चाहिए वो इस चीज़ से डरना चाहिए कि इसके अलावा जो हमारे फ़ोन के अंदर हमारा प्राइवेट डाटा होता है,
वो कितना इनक्रिप्टेड है, वो कितना बचा हुआ है, वो शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसको भी आप ये मान के चलिए कि वो भी शेयर किसी ना किसी तरीके से होता ही है। अगर मैं किसी फ़ोन की बात करूँ तो कुछ फ़ोन्स में तो थोड़ी-थोड़ी देर पे आपके, या कुछ एप्लीकेशंस में थोड़ी बहुत देर पे आपके ना फ्रंट कैमरा से फ़ोटोज़ भी क्लिक करते रहते हैं। तो अभी कुछ स्टडीज़ में भी ये बताया गया था कि अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करिए सोते समय या बाकी कुछ और टाइम पे आप अपने फ़ोन को अपने से दूर रख के सोएं। इसलिए आजकल आपने देखा होगा कि लैपटॉप्स में भी जो कैमरा आ रहे हैं उनके लिए कैमरा हिडन फीचर्स आते हैं कि आप अपने कैमरे को कैसे छुपाएं। तो कैमरा एक आज की डेट में एक मेजॉरिटी परमिशन है जो कि बाकी एप्लीकेशंस लेती हैं, तो आप उसको डिनाई करिए। लोग क्या करते हैं कि परमिशंस जो आती हैं इनको थोड़ा सा पढ़ते नहीं हैं। पहले तो आती नहीं थी तो इसलिए नहीं पढ़ते थे, बट थोड़ा आलस कर जाते हैं जिसकी वजह से वो पूछते हैं। जैसे हम कुछ भी डालते हैं तो उसमें टर्म एंड कंडीशंस आती हैं, लेकिन करेक्ट। कोई भी उनको पढ़ता नहीं है, सीधे हम अग्री कर देते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने या बाकी जो भी है उन्होंने प्रोटोकॉल्स तो बना रखे हैं, उन एप्लीकेशंस को, उन वेबसाइट्स को वो प्रोटोकॉल तो फॉलो करने ही है। इसलिए वो आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन का, कुकीज़ का या फिर आपकी बाकी एक्सेस करने के लिए परमिशन को मांगते हैं, बाकी परमिशंस। बट जिम्मेदारी हमारी बनती है, यूज़र्स की बनती है कि हम उसे 2 मिनट ठहर के पढ़ें। क्या हमको एक्सेस देना है, क्या हमको एक्सेस नहीं देना है। मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। हम जब हमारे क्लाइंट्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, जब हम उसके लिए फ़ोन्स यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो व्हाट्सऐप है या इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, उसमें हम कभी भी माइक वगैरह और उन सब की परमिशन नहीं देते हैं, कभी नहीं देते हैं। जब यूज़ आता है तब परमिशन देते हैं, बाकी टाइम पे उसको ऑफ कर देते हैं, वो भी फैसिलिटी होती है। साथ के साथ फ़ोटो गैलरी को हम देते हैं मैनेजेबल परमिशंस, मतलब जो फ़ोटो हमने सेलेक्ट करे हैं, वो वही एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आप फीचर यूज़ कर सकते हैं कि जो आपके पास, आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, आप सारी फ़ोटो गैलरी को एक्सेस मत दीजिए। आपको जब फ़ोटो जिसको व्हाट्सएप करना है, या तो फ़ोटो गैलरी से डायरेक्ट जाके उसको शेयर करिए, या फिर आप व्हाट्सएप से उसको सिलेक्ट कर रहे हैं फ़ोटो को, तो हर एक फ़ोटो को फिर मैनेज करके भेजिए। थोड़ा-सा आपके 2 या 4 सेकंड ज़्यादा जाएँगे, बट आपकी फ़ोटो गैलरी आपके लिए सिक्योर हो जाएगी। वो आप ज़रूर करिए। मैं चाहता हूँ सभी अपने फ़ोन में ये काम पहले कर लें, तो इससे सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। जो आपकी फूड एप्लीकेशंस हैं, उनको आप हमेशा अलाउ मत करिए अपनी परमिशन। जब ज़रूरी है तब उसको अलाउ करिए, उसको ऑफ कर दीजिए। इवन तो आप ये भी मत करिए कि व्हेन दी ऐप इज़ ऑन, उसमें ऑप्शन आता है कि जब आप ऐप यूज़ कर रहे हैं तब आप परमिशन दीजिए, वो भी मत करिए। ऐप में जब आप पर्टिकुलर कुछ यूज़ कर रहे हैं तब उसको परमिशन दीजिए। तो आप अपनी परमिशंस को जितना रोक के रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। बाकी मोबाइल के अंदर हर एक ऐप की परमिशंस को आप जाके चेक कर सकते हैं। सारी ऐप्स को आप देखेंगे एक-एक करके, तो आपको पता लग जाएगा कौन सी ऐप कौन सी परमिशन ले रही है, जो कि ट्रू है सबके लिए, तो आप चेंजेस कर सकते हैं। अब जैसे पुराने पॉडकास्ट में, हमारे पहले के एक पॉडकास्ट में डॉक्टर्स भी आए थे, उन्होंने हमें बताया कि बहुत सारी चीज़ें लोग यूट्यूब पे देख के फॉलो करते हैं हेल्थ को लेकर, कि आंखों में गुलाब जल डाल लेना चाहिए, अच्छी हो जाती हैं। ऐसे स्किन को लेकर भी करते हैं कि ये लगाने से गोरे हो जाते हैं, ऐसा कुछ लगा लेंगे तो बाल चिकने हो जाएंगे। ऐसे वीडियोस भी बहुत लोग देखते हैं। एक्चुअल में क्या है ना, हमारे यहाँ पे पुरानी कहावत है, जो परेशान होता है वो हर दरवाज़ा खटखटाता है। तो जिनको सोल्यूशन नहीं मिलता है, उनको क्या लगता है इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके हम गेन कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो बिना परिश्रम के आपको कभी मिलेगी नहीं। तो ये जितने डॉक्टर्स जो हमारे पॉडकास्ट में पहले आए हैं, उनके पास वो जो बातें बताते हैं, वो उन्होंने इतने साल परिश्रम कराए, पढ़ाई करी है, उन्होंने टेस्ट करे हैं, उनका एक्सपीरियंस है, उसके बाद वो हमको ये चीज़ें बताते हैं। हम जो यूज़र हैं उसको क्या लगता है कि इंटरनेट पे ऐसे ही एक्सपर्ट्स तो लिख रहे हैं सारी चीज़ें, अगर वो बता रहे हैं तो ठीक होगा। बट वो ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करता है, हम उतना ध्यान नहीं लगाते। हमको लगता है कि हम अपनी मेहनत क्यों वेस्ट करें, वाई डू वेस्ट आवर मनी। तो हम इंटरनेट पे देख लेते हैं, सारी चीज़ें हमको अवेल हो जाएंगी, डाटा फिर भी ऑथेंटिकेट नहीं होता। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे, कुछ बच्चों ने मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे कि कुछ रेमेडीज कर ली, उसके साइड इफेक्ट्स हो गए। तो अल्टीमेटली फिर वो जो कंटेंट डालता है उसको ब्लेम करते हैं कि ये कंटेंट अच्छा नहीं डाला इसलिए हमें दिक्कत हो गई। इसमें बेसिक प्रॉब्लम यही है कि डाटा जो है ऑथेंटिकेटेड नहीं है। क्या डाटा किसके काम का है वो कंज्यूमर को ही डिसाइड करना है। हमें सोच समझ के उसको लेना है। बिल्कुल 100% सोच समझ के हर डाटा को हमको कंज्यूम करना है। सोशल मीडिया को भी सिर्फ उतना ही यूज़ करना है जितना आपके काम से रिलेटेड है, आपको एज एन एंटरटेनमेंट पार्ट से आपको वो रिलेट करता है, या आपके किसी और एक्स फैक्टर से वो आपको काम में आ रहा है, बेनिफिट दे रहा है, तभी आप सोशल मीडिया यूज़ करिए। आप ऐसे समझिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले जितने भी कंपनीज हैं, वो भी तो आपसे कुछ बेनिफिट ले रहे हैं।
वो आपको क्यों ये दिखा रहे हैं? क्योंकि आप पे एड्स आएंगे, आपको एड्स दिखाएंगे, वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे। सबने किसी ने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मैं कहूँ तो जनसेवा के लिए तो खोल नहीं रखे हैं, सबको कुछ ना कुछ गेन हो रहा है। तो आप और हम यूजर्स क्यों अपना इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हैं? मैं कहूँगा अगर सब लोग ये सोच लें छोटा सा कि मान के चलिए मैं 5 घंटे स्क्रीन टाइम दे रहा हूँ, 5 घंटे फ़ोन में स्क्रॉलिंग करता हूँ, तो 5 में से 4 करूँगा। आप अपने जीवन में चेंजेस देखिएगा, एक ड्रास्टिक चेंज होगा आपके जीवन में। उनसे पूछिए जो आईटी में लोग काम करते हैं, जिनका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा होता है, वो चाहते हैं कि मैं अब स्क्रीन नहीं देखूँ। उनके आंखों में परेशानी होती है, न्यूरॉन्स में परेशानी होती है, सिर में दर्द होने लगता है, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन होता है। ये चेंजेस उनको इसलिए समझ में आ रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी समय से अपने फील्ड में हैं, तो उनको ये चीज़ का पता है कि ये ज़्यादा नुकसान दे रही है। जो नए लोग मोबाइल यूज़र जुड़ रहे हैं, अब एक्चुअल में मोबाइल आज की डेट में एक कमोडिटी से ज़्यादा एक स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है कि जितना अच्छा मोबाइल उतना मेरा स्टेटस सिंबल बड़ा होता है। तो उसमें भी लोग क्या है, फोन्स का जो यूजेज है वो बढ़ाने लग गए हैं। सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा चीज़ें एक्सपोनेंशियली बढ़ने लग गई हैं कि हर छोटी चीज़ का फोटो पोस्ट करना, ठीक है, कोई भी छोटी सी चीज़ हुई उसका वीडियो बना के डाल देना, कोई भी ऐसी चीज़ जो ठीक नहीं है आपको पता है फिर भी व्यूज गेन करने के लिए उसको डाल देना। कई बार यहाँ तक देखते हैं कि एक्सीडेंट हो रहा है, उनको बचाने की जगह लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं। ये बेसिक प्रॉब्लम है, मैं बता तो रहा हूँ आपको कि इसमें हो क्या रहा है, लोग अपना ह्यूमन कॉन्शियस खो चुके हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है जो आप बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हो रहा है और लोग उसका वीडियो बना रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। जो आपसे बन पड़ रहा है वो करना चाहिए। अब जरूरी नहीं है, कुछ लोग मदद करेंगे, कुछ लोग और किसी इमरजेंसी में होंगे या XYZ फैक्टर होंगे। जो लोग वीडियो बना रहे हैं मैं समझता हूँ वो तो फ्री होंगे जो एक्सीडेंट का वीडियो बना रहे हैं। अब इसको इतने फार पॉइंट पे ना ले जाइए, एक छोटे पॉइंट पे मैं आपको बताता हूँ। हम कहीं जाते हैं अपने परिवार के साथ, कहीं घूमने जा रहे हैं या XYZ कहीं भी जाते हैं, आप किसी भी टूरिस्ट लोकेशन पे कहीं भी देख लीजिएगा, लोग एक दूसरे को देख के कभी या उस पर्टिकुलर जगह का आनंद नहीं लेते हैं। वहां पहुंचने से पहले मोबाइल निकल जाते हैं, फोटो शुरू हो जाते हैं, वीडियो शुरू हो जाते हैं, एक ही जगह के 200 फोटो फोन में इकट्ठे हो जाते हैं और वो जो इंजॉयमेंट होता है वो बस फोटो तक वो देखते भी नहीं है। किसी के फोटो में, मैं आज भी बताऊं, किसी के फोन में अगर 10-20 हजार फोटो होंगे, उन्होंने 10 फोटो नहीं देखे होंगे। जो ज्यादा फोटो लेते हैं ना, वो मुझे लगता नहीं कि फोटो देख भी पाते होंगे, और अगर वो फोटो देख पा रहे हैं तो हाउ मच टाइम दे आर किलिंग ऑन फोटोज, आई डोंट नो। लाइफ में बहुत कुछ करने को है, अनटिल एंड अनलेस आपकी जीवन शैली ऐसी है कि आपको कमाई का जरिया आपके लिए सोशल मीडिया है, वो अलग बात है। अगर आपके वर्क, आपका काम है वो, तो आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, आप फोटोज ले रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, उससे आपको कुछ मनी जनरेट हो रहा है, कुछ ऐसी चीज जनरेट हो रही है जो आपके काम आ रही है, आपकी लाइफस्टाइल को बदल रही है, अच्छी चीजें आ रही है, वो फायदेमंद है। बट लोग फोटोग्राफी करने लग जाते हैं, एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, खोज नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं। फोटो, वहां पहुंचे मोबाइल निकाला फोटो, वहां पहुंचे मोबाइल निकाला फोटो, ये सब करने लगते हैं। मैं कहूँगा करिए, मना नहीं है करने की, क्योंकि आप मोमेंट्स को कैप्चर करना चाहते हैं, बट पहले आप उसका यूज तो लीजिए, आनंद लीजिए, मोमेंट बनाइए। उसके बाद आपको लगता है फोटो लेना चाहिए तो फोटो लीजिए, वीडियो बनाइए। एवरीथिंग इज नॉट नेसेसरी टू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। देखिए आज जो सेलिब्रिटी लाइफ है, पहले सेलिब्रिटी लाइफ का स्टेटस होता था जो बड़े पर्दे पे लोग आते थे, 2000 ओनली सेलिब्रिटीज। आजकल क्या हो रहा है, किसी भी पर्दे पे जो आ रहे हैं सब सेलिब्रिटीज हैं। और अब जो सेलिब्रिटीज जनरेशन हो रहा है वो कुछ समय का फेम होता है, आता है और कुछ समय बाद वो चला जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा सेलिब्रिटी फेम हो गया है सोशल मीडिया पे कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोग ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं, लोग ज्यादा समय तक किसी को अपने आप से जोड़ के नहीं रख पाते। तो सेलिब्रिटी जो अपने पोस्टिंग करते हैं सोशल मीडिया पे, वो तो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। वो कहीं घूमने जा रहे हैं तो वो वहां का प्रमोशन कर रहे हैं होटल का, उनको होटल से कुछ ना कुछ अकोमोडेशन, कुछ पैसा, कुछ ना कुछ मिला होता है, तो वो उनका काम है। हम सभी लोग अपनी लाइफस्टाइल को उनकी लाइफस्टाइल के साथ किसी इस तरह से जोड़ने की कोशिश करते हैं कि हम भी फोटो पोस्ट करने लग जाते हैं। वो कहते हैं ना, जिंदगी भाग दौड़ का नाम है और उसमें सब भाग रहे हैं, वो जिंदगी कम, सोशल मीडिया ज्यादा हो गया है। सोशल मीडिया पे सब भाग रहे हैं, रेस चल रही है। तो पहले क्या हुआ करता था, अलग अलग तरह की वॉर्स होती थी, तो वॉरफेयर्स होते थे। पहले कैवलरी वॉरफेयर्स हो रहे, मतलब लोग पैदल आते थे और लड़ाइयाँ होती थी। फिर क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आने लग गए, वेपन्स आने लग गए, भाला आने लग गए, तलवार होने लग गई, उसके बाद बंदूकें आने लग गई, तोप आने लग गई।
उसके बाद आज की डेट में अगर कुछ समय पहले जाएंगे तो केमिकल वॉरफेयर आने लग गए, डिसीज रिलेटेड वॉरफेयर आने लग गए, और आज की डेट में सोशल मीडिया एक अलग वॉरफेयर है। सोशल मीडिया एक ऐसी मैं कहूँगा नॉन कंट्रोलेबल डिसीज की तरह होता है। अगर उसका एडिक्शन लोगों को लग रहा है तो जो भी लोग टॉप पे हैं, मैं कहूँगा वो इंटरनेट को यूज़ करके, इंटरनेट की कंपनियां ये इंटरनेट को, सोशल मीडिया को यूज़ करके लोगों को टोटली ब्रेन वॉश कर सकती है, जो कि हो भी रहा है। लोग साइकोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं। मान के चलिए कुछ लोग अगर रेड कलर उनका फेवरेट है तो इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली आवर्स और डेज में चेंज कर सकते हैं। इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली आवर्स और डेज कि उनको चेंज किया जा सकता है कि उनके लिए फेवरेट कलर रेड नहीं है, ब्लू है। मतलब लोगों की इच्छाओं को कंट्रोल किया जा सकता है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आज की डेट में, जो कि बहुत धीरे धीरे होता है, उनको पता भी नहीं चलता है, बट उनको ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। तो वो भी उन्हीं की गलती है जो सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा एक्टिव है, इंटरनेट पे इतने ज़्यादा एक्टिव है। हर समय रील्स को, शॉर्ट्स को, इन सबको स्क्रॉल करना ठीक नहीं होता है। पहले तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आता था, मतलब यूट्यूब पे लंबे लंबे वीडियोस होते थे, तो जो जिस वीडियो के लिए इंटरेस्टेड होता था लोग उसी वीडियो को देखते थे। अननेसेसरी लोगों को लगता था अरे ये तो आधे घंटे का वीडियो है, इसको कहाँ देखेंगे अब, क्योंकि तब लोगों पे काम की उनको समझ थी, तो वो ज़्यादा अपना जो टाइम है अपने बेनिफिशियल काम में देते थे, नेट पे कम यूज़ करते थे, खर्च कम करते थे, एक्सेसिबिलिटी भी नहीं थी, कई सारे कारण थे। बट अब हुआ क्या है, एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा आ गई है, लोग मेंटली फ्री हो गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को देखने लग गए हैं। बट साथ के साथ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की पॉपुलैरिटी उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई जितनी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की। 30 सेकंड्स, 40 सेकंड, 90 सेकंड्स वाले जो वीडियोस होते हैं उनको फटाफट देखे जाते हैं। जो हम इंटरेस्ट दिखाते हैं वही सारी चीज़ें हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे डिस्प्ले होने लगती है। आप इंस्टाग्राम कभी खोल के देखिएगा तो इंस्टाग्राम पे जो सर्च ऑप्शन है उसमें जो देखते हैं आप उससे रिलेटेड सब कुछ वहाँ आने लग जाता है। सोशल मीडिया की एल्गोरिथम इस तरह से काम करती है कि अगर आपने डांसिंग का वीडियो आपने लाइक किया है, डांस की वीडियो पे आपने टाइम ज़्यादा लिया है, तो सेम कल्चर, आर्ट कल्चर फॉर्म में वो सिंगिंग की वीडियोस दिखाने लगेगा, आर्ट की वीडियोस दिखाने लगेगा। तो वो एल्गोरिथम को सब मालूम है, वो कोशिश कर रहा है आपको पुश करने के लिए किसी तरीके से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना सोशल मीडिया पे व्यस्त करें। ये आप ये मान के चलिए उनका काम है, वो चाहते हैं कि वो आपसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करें, तो आपको ज़्यादा देर रोकना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, इसलिए आप जो देख रहे हैं उसके आसपास का कंटेंट भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कंटेंट कितना कंज्यूम करना है, क्या कंज्यूम करना है, क्या नहीं कंज्यूम करना है। अगर ऐसा कोई कंटेंट हमारे पास आता है और हम देखते भी हैं जो ठीक नहीं है, फिर जो ये प्लेटफॉर्म्स है ये वही दिखाएंगे, तो उन चीज़ों को कैसे अवॉइड करें? देखिए, ज़्यादातर समय हमारा सोशल मीडिया पे जो जाता है वो आप अपने फ़ोन में चेक कर सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन पे आप कितना टाइम खर्च करते हैं। तो पहले तो आप वो नोट कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम पे 4 घंटे बिता रहे हैं, यूट्यूब पे 2 घंटे बिता रहे हैं, तो उसमें जब आप जिस एप्लीकेशन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं उस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करना कम कीजिए। साथ ही साथ कोई ऐसा कंटेंट जो आप देख रहे हैं जो आपको लग रहा है ये ठीक नहीं है, कुछ कल्चरल कंटेंट्स ऐसे होते हैं जिनको देखना ठीक नहीं लगता है कि ये तो ठीक नहीं हो रहा है, या कुछ ऐसे वीडियोस आते हैं जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो नहीं बनना चाहिए था, या कुछ ऐसे वीडियोस आते हैं जो आपको लगता है कि मेरे फ्रेंड्स और फैमिली वाले लोग नहीं देखें, ये तो नॉन मतलब सेंसिटिव हो गया है, नॉन पब्लिक के लिए है। तो उन वीडियोस को ना आप क्या कहते हैं, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ऑप्शंस होते हैं, इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, रिपोर्ट के ऑप्शंस होते हैं। आप उनको रिपोर्ट करिए। अगर आपको लग रहा है ये कंटेंट हार्मफुल है, प्लीज़ रिपोर्ट करिए। अगर आपको लग रहा है कि ये कंटेंट एप्रोप्रिएट नहीं है तो वहाँ ऑप्शन भी आता है, दिस कंटेंट इज इनएप्रोप्रिएट, उस पर आप क्लिक करिए। आप उस कंटेंट में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको नॉन इंटरेस्टेड वाली कैटेगरीज में डालिए, आपको वो सारे वीडियोस दिखने कम हो जाएंगे। उससे एक काम और होगा, जितने भी सोशल मीडिया की जो एल्गोरिदम है उनको पता लगेगा कि ये कंटेंट आपको नहीं देखना है, तो उस तरह के कंटेंट वो खुद वायरल नहीं करेंगे, उनको पॉपुलर नहीं करेंगे, तो उस तरह का कंटेंट बनेगा भी नहीं। उनके पास रिव्यू कम जाएगा, एक तरह से रिव्यू पूरा जाएगा। देखिए, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। मान के चलिए टबैको आपके लिए हानिकारक है, हमको पता है कि तंबाकू हमारे लिए दिक्कत की बात है। अब लोगों का क्या कहना है, लोग ये कहते हैं कि भाई साहब टबैको की फैक्ट्री बंद करा दीजिए, हमें तो आदत लग चुकी है। तो अब इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप टबैको की फैक्ट्री बंद करा दीजिए, इसका सोल्यूशन ये है कि जो
पर्टिकुलर आदमी उसको खाना छोड़ना चाहता है तो उसको छोड़ दीजिए आप। अगर सारे लोग छोड़ देंगे तो टैबाको कंपनी वाला कहीं और जाके थोड़ी बेचेगा, उसको भी धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये बिजनेस में फायदा नहीं हो रहा है, तो वो कोई और अपना बिजनेस करेगा। जो वर्कफोर्स वहाँ टबैको के बिजनेस में लगी हुई है वो एकदम से तो बंद नहीं हो सकती, कल बंद कर दिया, वो सब अपना परिवार चला रहे हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं किसी भी माध्यम से। तो जब आप उसका कंजम्पशन कम कर देंगे तो उनको समझ में आएगा कि टबैको यूज में नहीं आ रहा है, तो वो कुछ और बिजनेस फॉर्म ढूंढेंगे, वो कहीं और अपना एम्प्लॉयमेंट ढूंढेंगे, सारे काम होंगे। सेम विद सोशल मीडिया। कंटेंट आपको लग रहा है आपके काम का नहीं है, देखना बंद करिए, उसको रिपोर्ट करिए, उसको क्या कहते हैं नॉन इंटरेस्टेड कैटेगरी में डालिए, इनएप्रोप्रिएट कैटेगरी में डालिए, और ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सोशल मीडिया पे हर जगह सेटिंग्स में जाएंगे आप, या यूट्यूब के थंबनेल्स में 3 डॉट होते हैं, या आप वीडियो आप खोलते हैं तब भी वहाँ ऑप्शन मिलते हैं। कई बार वीडियोस के बीच में यूट्यूब पे सर्वे आता है, गुड बैड वेरी गुड, इस तरह वो का देते रहते हैं, वो बिल्कुल देते रहते हैं। अगर आपको लगता है आपके काम का सर्वे तो आप भरिए उसको, बट अल्टीमेटली आप उन वीडियोस को ना वहाँ ऑप्शन आएगा तो आप 3 डॉट क्लिक करके उसको आप इनएप्रोप्रिएट और इन कैटेगरीज में डाल सकते हैं, तो आपको वीडियो नहीं दिखेंगे। ऑल्दो आपको वीडियो नहीं दिखेंगे, साथ ही साथ जो आपके साथ आपके फॉलोअर्स या फिर आपके सब्सक्राइबर्स या आपके जो कनेक्टिविटी में लोग हैं उनको भी वो दिखना कम होते हैं। तो ये एक तरह से आप ये मानिए म्यूचुअल जिम्मेदारी है कि आपको लग रहा है कंटेंट ठीक नहीं है, रिपोर्ट करिए, कंटेंट सही हो जाएगा। बट अननेसेसरी आप किसी और एजेंडा के लिए कोई सही कंटेंट को आप इनएप्रोप्रिएट में कैटेगरी में डाल दें, रिपोर्ट कर दें, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। बट हाँ, आपको लगता है कि ये कंटेंट ठीक नहीं है तो आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं, तो ये कंटेंट आपको दिखना कम हो जाएंगे। सर, व्हाट्सएप एक ऐसा माध्यम है जिससे हर कोई जुड़ा हुआ है। हम देख सकते हैं कि यूट्यूब हो सकता है कम लोग चलाते हों, इंस्टाग्राम भी इतने लोग नहीं चलाते, लेकिन व्हाट्सएप मोस्ट ऑफ लोग चलाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके पास एंड्रॉइड फ़ोन है और व्हाट्सएप नहीं है। तो व्हाट्सएप पे हम लोग अपना पर्सनल से पर्सनल डेटा एक दूसरे को शेयर करते हैं, पर्सनल से पर्सनल बातें शेयर करते हैं। तो क्या वो बातें कोई थर्ड पर्सन देख सकता है? देखिए, इसमें क्या है कि व्हाट्सएप पूरे विश्व में बात करूं तो एक ऐसे माध्यम की तरह से लॉन्च किया गया था कि आप चैट कर सकते हैं। मतलब आप कोई भी, पहले क्या था, चैटिंग एक प्रोफेशनल काम था कि अगर चैटिंग हो रही है तो कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में चैटिंग हो रही है, या क्लाइंट और एम्प्लॉय के बीच में चैटिंग हो रही है, क्लाइंट या कंपनी के बीच में चैटिंग हो रही है। चैटिंग वो ऑप्शन था, उसको बिल्कुल सोशल सेगमेंट पे लेकर आए। तो व्हाट्सएप इस तरह से उसने इंट्रोड्यूस किया चैटिंग को कि आप अपने घर वालों से, परिवार वालों से, आपके दोस्तों से, अपने फ्रेंड से कनेक्टिविटी बना सकते हैं। आज भी उसी तरह के एड्स आते हैं व्हाट्सएप वगैरह के सब के, बट उसमें है क्या कि लोगों ने इसको एज एन कम्युनिकेशन से ज़्यादा समझ लिया है इसको। वो हर एक चीज़ शेयर करते हैं। मैं कहूँगा कोई भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म है, प्लीज़ आप अपनी प्राइवेट चीज़ें वहाँ शेयर नहीं करें। वैसे अगर मैं बात करूँ, व्हाट्सएप जिस तरह से अपने आप को बताते हैं सारी बातें कि वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है। एंड टू एंड का मतलब है कि आपने मुझे कुछ भेजा, वो मेरे पास रहा, तो मैं और आप उसको देख सकते हैं। अगर व्हाट्सएप के सर्वर में वो कहीं सेव है तो वो वहीं सेव है, उसको वो एक्सेस नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, हम ही लोग देख सकते हैं। तो एंड टू एंड तो एन्क्रिप्टेड है, बट फिर वही वाली बात आ जाती है कि जो उसको रन कर रहे हैं, जिनके पास उसकी हायर एक्सेस अथॉरिटी है, कोई एक पर्सन तो होगा या कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जिनके पास ये अथॉरिटी होगी कि वो किसी भी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से और समझाता हूँ कि मान के चलिए कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, वो उसको व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं। तो कोई गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं उनको बोला व्हाट्सएप वालों को कि यार हमको ये आप इनका डाटा प्रोवाइड कराइए, ये इनकी हिस्ट्री और इनकी चैट्स वगैरह बताइए, हमको सारी चीज़ें भेजिए। तो हो सकता है अगर हाई थेफ्ट प्रॉब्लम है तो वो आपस में शेयर हो जाए। वैसे कुछ केसेस में देखा भी गया है कि वो शेयर नहीं करते हैं, बट हो सकता है वो शेयर भी हो। तो आप ये सोचिए, जब हाई अलर्ट के टाइम पे वो शेयरिंग हो रहा है तो वो शायद शेयर हो एंड टू एंड होने के बावजूद भी। तो उसका बेसिक प्रिकॉशन तो ये है कि आप क्या उसको वो रखिए, मत भेजिए। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होने के बावजूद भी आप प्राइवेट चीज़ें नहीं करिए, आप उसको डिलीट करके रखिए। आपको लगता है, आपको कुछ डाउट लगता है तो प्लीज़ उसको डिलीट करके रखिए। लोग क्या है, व्हाट्सएप का स्टोरेज अपने पास रखते हैं, व्हाट्सएप को एज एन क्लाउड की तरह से यूज़ करने लग गए हैं। जैसे जीमेल का स्टोरेज हुआ करता था वैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे अब लिमिट भी हट गई है।
तो आप कुछ भी कितना भी शेयर कर सकते हैं। तो लोग उस पर शेयर करते हैं ये समझ के कि हम शेयर करेंगे, बाद में देख लेंगे तो काम में आएगा। तो वो भी आप ना करें तो बेटर है। आप उसको एज एन टूल यूज करें, मतलब लाइफ डिपेंडेंसी टूल नहीं है वो, आपका एक बेसिक आपके काम पे डिपेंडेंट आप उस पर कर सकते हैं, वो टूल है व्हाट्सएप। तो शेयर ना करें तो बेटर है। वैसे तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन होता है व्हाट्सएप में। सर बहुत सारे मेलवेयर वगैरह सॉफ्टवेयर या फिर ऐप के थ्रू हमारे फोन्स में आते हैं, जो कि बहुत रिस्की हो सकते हैं हमारे लिए। तो ऐसी चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये ठीक ऐप नहीं है या ये सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है जो हम अपने फ़ोन में ले रहे हैं, इससे कैसे बचें? देखिए, जितनी भी एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं, अगर आप मोटा मोटा समझेंगे तो 10 या 12 एप्लीकेशंस होती हैं जो अमूमन सब आदमी यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में। फ़ोटोज़ की ऐप होती हैं, सोशल मीडिया की ऐप्स होती हैं, आपके काम से रिलेटेड आपकी मेल्स वगैरह की ऐप होती हैं, जीपीएस की ऐप्स होती हैं, सो ऑन ऐप्स होती हैं आपकी, रिकॉर्डिंग और बाकी सब चीज़ों की। तो ये तो बेसिक ऐप्स हो गए, जो कि ज़्यादातर सारी ऐप्स ये सर्टिफाइड डेवलपर्स के थ्रू ही जनरेट होती हैं। तो वो आप डाउनलोड करते हैं तो उनमें मैलवेयर वगैरह नहीं होती। ये आईफोन्स के साथ प्रॉब्लम सबसे कम देखी गई है कि वो जितनी भी एप्लीकेशंस उनके ऐप स्टोर पे मिलती हैं, वो पहले सर्टिफाइड होती हैं, उसके बाद वो आती हैं। उसमें भी ड्रॉबैक्स रहते हैं, सेटबैक्स होते हैं आईओएस में भी, बट एंड्रॉयड से कम होते हैं। एंड्रॉयड एक्चुअल में एक तरह से ओपन प्लेटफॉर्म की तरह से आप उसको समझ लीजिए। तो उसमें हर डेवलपर अपनी चीज़ें डेवलप करके शेयर करता है। एक छोटी सी फीस लगती है, कोई भी अकाउंट बना सकता है, अकाउंट बनाइए, अपनी एप्लीकेशन लीजिए, उसको लॉन्च कर दीजिए। वैसे तो गूगल बैकग्राउंड में मैलवेयर ऐप्स को पढ़ता रहता है, समझता रहता है, उनको डिलीट करता रहता है। बट अगर वो किसी लिंक टू लिंक के थ्रू मैलवेयर आपके फ़ोन में ऐप के माध्यम से भेज रहे हैं इंटरनेट एक्सेस करके, तो आप ये मान के चलिए कि वो एप्लीकेशन आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, आपको नुकसान पहुँचा रही है, आपके डाटा लीक कर रही है। बैकग्राउंड में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आपकी पता लग जाती हैं उनको, जो आपको नहीं मालूम होता है। तो इसका एक बेसिक बचने का एक तरीका ये है कि आप वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करें जो सर्टिफाइड डेवलपर से हो, जिनके बहुत रिव्यूज़ हों, बहुत, और पॉजिटिव रिव्यूज़ हों। कुछ एप्लीकेशंस पे पेड रिव्यूज़ भी होते हैं, बट आप देखेंगे वो कम होंगे, मेजॉरिटी में रिव्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि पेड इतना ज़्यादा नहीं कराते हैं। या तो कोई बहुत बड़ी कंपनी है, अगर वो बहुत बड़ी कंपनी है तो 90% केसेस में रेपुटेटेड होगी, मगर कुछ कंपनीज अब देखी गई हैं ऐसी जिनमें मैलवेयर होता है। चाइना से कुछ एप्लीकेशन है, जैसे मैं आपको बता रहा था, उनको बंद कर दिया गया है। पहले कुछ ब्राउजर्स वगैरह थे जो हमारे यहाँ पे मैलवेयर लीक करते थे। जैसे एक ब्राउज़र था यूसी ब्राउज़र करके, सबके फ़ोनों में एक टाइम पे हुआ करता था। उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस थी जो यूसी से रिलेटेड थी, लोग सब यूज़ करते थे क्योंकि वो इंटरनेट फास्ट कर दिया था उसने, एमबीज बचाने लग गया था, मतलब कुकीज़ यूज़ करता था वो अल्टीमेटली, तो वो वेबसाइट जल्दी खुल जाती थी। अब आप देखिए वो एप्लीकेशंस नहीं है, इंडिया में एक्सेसिबल नहीं है। वो इसलिए एक्सेसिबल नहीं क्योंकि उनको बैन किया गया है। दे आर टेकिंग योर डेटा। अगर मैं फ़ोन्स की बात करूं तो फ़ोन पे सबसे आसान होता है आज की टाइम पे डाटा निकालने का। बहुत सारी वीडियोस आपको ऐसे मिल जाएंगी कि वो आपको एक एसएमएस लिंक भेजेंगी, जस्ट टू क्लिक ऑन लिंक, और आपका डाटा सारा चला जाएगा। ये तो तब है जब आप लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, बट आप ये मान के चलिए एप्लीकेशंस आप चला रहे हैं, उसमें कहीं भी आप कहीं तो क्लिक कर रहे हैं, बैकग्राउंड में हो सकता है कहीं लिंक लग रहा हो, आप उसको क्लिक कर रहे हैं तो वो आपको तो दिखा रहा है कुछ, मगर वो इनडायरेक्टली कहीं और जा रहा है। तो अगर जब तक सर्टिफाइड डेवलपर्स के थ्रू एप्लीकेशंस नहीं है, प्लीज़ डाउनलोड नहीं करें, उनको थॉरो करें, उनको चेक करें, आप देखें, उस पर रिसर्च करें। अगर इतनी इंपॉर्टेंट ऐप है, अगर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको रेपुटेड डेवलपर्स के पास से, सर्टिफाइड डेवलपर्स के पास से इस तरह की एप्लीकेशंस मिल जाएंगी, क्योंकि हर एप्लीकेशन का आज की डेट में सेकेंडरी एप्लीकेशन है, तो वो भी आप ढूंढ सकते हैं। कई बार हम ऐसा भी करते हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर हमें पेड मिलता है लेकिन कहीं फ्री में हमें मिल रहा होता है, तो हम उसको ले लेते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। हम इंडियंस थोड़े से ना एक्चुअल में ऐसे हैं, हम थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग पे ध्यान ज़्यादा देते हैं, जुगाड़ की कोशिश करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर यहाँ से नहीं मिले, ये एप्लीकेशन यहाँ से नहीं मिले, तो हम यहाँ से उसको डाउनलोड कर लें, यहाँ से चला लें, पेड पे नहीं जाएं। देखिए वो सब काम करेंगे तो मैलवेयर के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। आप शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं आप, मैलवेयर आपका जा सकता है। अब लोगों को क्या लगता है कि ये फ़ोन मैंने खाली कर रखा है, इस फ़ोन में कुछ नहीं है, मेरी सिम डली हुई है, मैं इसको कम यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा डाटा क्या ही जाएगा। आजकल क्या हो गया है कि आपके पास अगर आपकी एक सिम है, आपके नाम पे है, या आपके फैमिली के किसी मेंबर के नाम पे है वो सिम, कभी उसमें कहीं भी कुछ भी यूज़ हुआ है, कहीं ईमेल कभी भी आपका कहीं शेयर हुआ है, तो आप ये मान के चलिए सब आपका आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, मतलब जो अगर कुछ हमारा फ़ोन एकदम खाली है और पुराना डेटा भी मिल सकता है उनको? सब होता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप ये मान के चलिए कोई हार्ड डिस्क आपने इरेज कर दी है, गलती से डिलीट कर दिया, आजकल उसको रिकवर कर लेते लोग।
तो आपके जो फ़ोन में डाटा है और जो इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं तो वो तो सब जा रहा है आपके फ़ोन में। आपके हिसाब से आप समझें कि बहुत कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में अगर सही कहूँ तो इंसान फ़ोन को नहीं चला रहा, फ़ोन ही इंसान को चला रहा है। पूरा फ़ोन इंसान को चला रहा है। आपके सोने से लेके, उठने से लेके, बैठने से लेके, आप क्या कर रहे हैं, आप कितने बजे फ़ोन उठा रहे हैं। स्मार्ट वॉचेज़ आ गई हैं, उनको एक एक बात की पता है आपको, आप कितनी देर बैठे हैं आपकी स्मार्ट वॉच को पता है, आप क्या कर रहे हैं स्मार्ट वॉच को पता है, आप कितनी देर गहरी नींद में थे ये भी सब कुछ पता है। पता है। इंसान को एक्सेसिव नॉलेज प्रोवाइड करने के जरिए में ये सारी चीजें आपका डाटा स्टोर कर रही है। अब आप सोचिए, मुझे एक बात बताइए, आप कितने घंटे गहरा सो रहे हैं और कितने घंटे आप गहरी नींद में और कितने घंटे आप हल्की नींद में, आपको इवेंचुअली क्या करना है जान के, अनटिल अनलेस आपको कोई डिसीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो आपकी बॉडी में, आपको क्यों जानना है। हमारे टाइम पे तो ये होता था, थक गए, सो गए, उठ गए, चले गए। अगर ये जैसे सोने वाला डेटा किसी चोर के पास चला जाए तो इसका अच्छा खासा मिसयूज हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इतने घंटे ये लोग गहरी नींद में सोते हैं, इस टाइम पर हम चोरी कर सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। कोई बड़ी रॉबरी कभी कोई प्लान करेगा कहीं बड़े मेंशंस में या कहीं ऐसी जगह की पता लगे वो किसी तरह से डाटा लीक हो रहा है, स्मार्ट वॉच हैक करके किसी तरह ये वाला कुछ डेटा भी कर सकता। आजकल मैं कह रहा हूँ ना, लोग बहुत टेक्नोक्रेट है और इन सबसे आपको खैर डरना नहीं चाहिए। आप ये सोचें कि ये बड़ी समस्या है तो स्मार्ट वॉच भी नहीं पहननी चाहिए हमको और हमको मोबाइल भी यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये सब टूल्स हैं आपके, आप इनको यूज करिए, सावधानी के साथ यूज करिए तो आप कर सकते हैं। जैसे तलवार पुराने राजा महाराजा अपने पास रखते थे अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के लिए, तो उसको बंद करके रखते थे ना, जरूरत पड़ने पे निकालते थे, जरूरत पड़ने पे उसको यूज किया जाता था। अब ऐसे तो उस तलवार से उनका भी गला काटा जा सकता था और सामने वाले का भी काटा जा सकता था, बट वो उसको म्यान में रखते थे ना। ऐसे ही आपके फोन्स, आपके स्मार्ट वॉच, आपके जितने भी टेक्नोक्रेट चीजें हैं वो सब आपके टूल्स हैं, आप उनको समझदारी से यूज करिए। अभी क्या हो गया, हम उनके टूल बन गए हैं, यही हो रहा है ना। तो हम रिलाय इतना ज्यादा कर रहे हैं कि हम हर चीज फोन पे ही हमारा डिपेंडेंट है। मैं कहूँगा आप एक एक्सपेरिमेंट करिए, मैं जिन लोगों से मिलता हूँ उन सबको ये सजेशन देता हूँ कि आप एक एक्सपेरिमेंट करिए। आप 24 घंटे के लिए फोन यूज मत करिए, आप अगले 24 घंटे में चेंजेस देखिएगा आपकी लाइफ में क्या है, कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव। अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो आपकी लाइफ उस पर डिपेंड हो गई है, आपके काम को इफेक्ट कर रहा है, तब उसको यूज करिए। अगर आपको चेंजेस पॉजिटिव लग रहे हैं कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है, तो आप फोन की यूज को कम करिए, अननेसेसरी मत रखिए। सर एलेक्सा वगैरह जो यूज करते हैं उसमें हमारा अच्छा खासा डेटा होता है। बिल्कुल जाता है। एलेक्सा में आप देखिए एक ऑप्शन होता है, एलेक्सा या कोई भी स्मार्ट डिवाइस है उसमें एक ऑप्शन होता है म्यूट का, लोग उसको म्यूट नहीं करते। आप ऑनलाइन जाइएगा, कुछ रिसर्च पेपर आपको मिलेंगे तो वहाँ बताया भी है। प्रोडक्शन हाउसेज है वो ये कभी क्लेम नहीं करते हैं कि हम आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं। जब तक आप म्यूट नहीं करोगे तो वो तो सभी ले रहा है ना, उसको तो बनाया इस तरह से कि वो कभी भी एलेक्सा सुनने के लिए तैयार है। हम कहेंगे लाइट जला दो, लाइट जल जाएगी, वो कभी भी सुनने को रेडी है ना। वो उसका तो काम ही यही है कि वो बस उसको लगातार सुनना है कि कब ये वाला शब्द यूज करा जाएगा, एलेक्सा बोला जाएगा, गूगल बोला जाएगा, जैसे बोलेगा मुझे तुरंत उसको रिप्लाई करना। तो वो तो सब कुछ सुन रहा है, आपकी एक एक चीज आपकी शेयर हो रही है। इवन तो मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, हम गूगल मैप्स यूज करते हैं, बाकी सारे मैप्स यूज करते हैं, हम देखते हैं यहाँ बहुत ट्रैफिक है, तो क्या आपको लगता है कि वो सैटेलाइट से ऊपर वो ट्रैफिक चेक करते हैं कि कितनी गाड़ियां खड़ी हैं? वो फोन से चेक करते हैं। और फोन जो उस एरिया में कितने फोन, उस टावर की जो एरिया में कितने समय तक वो फोन रुके हुए हैं, मतलब ट्रैफिक जाम। और मेजॉरिटी ये उनके साथ होता है जिनमें अगर गूगल मैप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो डाटा उनके साथ चल रहा है। तो लोगों को लगता है क्या है कि वो सैटेलाइट से नहीं है। हमारे इंडिया में अभी बाहर की कंपनीज को सैटेलाइट एक्सेस नहीं दे रखा है, पहले दे रखा था, बंद कर दिया उसके बाद से, क्योंकि यूजुअली काम में गलत तरीके से वो आ रहा होगा। तो आप देखिए वो फोन वहां पे है तो वो आपका ट्रैफिक जैम है। तो सारी चीजें आपके फोन से रिलेटेड है, आपका हंसना, आपका बोलना, आपका खाना, आपका पीना। इवन दो लोगों ने इतना ज्यादा एक्सेसिंग कर दिया है मोबाइल के साथ कि सोते समय तो मोबाइल रखते ही हैं, बाथरूम में भी मोबाइल ले जाते हैं आजकल लोग। फिर ये एक बात चलती है कि काम के सिलसिले में ले गए हैं। मैं समझता हूँ बाथरूम में तो कोई काम नहीं होता होगा किसी का भी, वो बाथरूम का टाइम है ना। अगर आप, उनका डेली का एडिक्शन है कि वो लेकर ही जाएंगे। हाँ बिल्कुल हो गया है, एडिक्शन हो गया है उनको। एक कहे तो एक तरह का साइकोलॉजिकल बीमारी हो गई है कि फोन को पास रखना है, उठेंगे फोन देखेंगे, सोएंगे फोन देखेंगे, बीच मीटिंग में फोन देखने लगते हैं लोग। मतलब जब काम चल रहा है, आपकी कोई मीटिंग चल रही है इंपॉर्टेंट, आपके लिए रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, फिर भी आप बीच बीच में फोन देखते हैं। कारण यही है कि
फ़ोन की तरफ आपका झुकाव बहुत ज़्यादा हो गया, अननेसेसरी झुकाव हो गया। लोग 4 लोग साथ बैठ के बातचीत नहीं करेंगे, चारों मोबाइल चला रहे होंगे और मोबाइल पे आपस में शेयर कर रहे होंगे। मैंने तो इंस्टाग्राम पे एक रील भेजी, भाई देख ले। अरे देखने की जरूरत क्या है, बगल में अगर बैठा है तो उसको दिखा दो फोन में। थाउजेंड्स ऑफ डाटा लोग आपस में एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, अननेसेसरी डाटा शेयर हो रहा है, कोई सेंस नहीं है डाटा का, सिर्फ प्लेजर गेन करने के लिए। अरे रील बड़ी मजेदार आई है, तू भी देख। अरे तुमको लग रहा है कि तुम्हारे दोस्त को या तुम्हारे फैमिली मेंबर को दिखाने से उसका कुछ फायदा है। अब हर समय तो आनंद नहीं ले सकते ना। आप सोचे 24 घंटे में से 24 घंटे आनंद आप लेंगे तो फिर काम कब करेंगे? सब आनंद ही लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा। ये बिल्कुल एक तरह से डिसिप्लिनरी एक्ट है जो आपको अपने ऊपर लागू करना है। और अपने फोन्स को, अपनी सोशल मीडिया एप्स को, क्योंकि फोन में भी आप 90% सोशल मीडिया ऐप यूज करते हैं। अगर गेमिंग नहीं कर रहे हैं तो भी सोशल मीडिया एप्स। आप फोटो एडिट कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया एप्स के लिए आप फोटो एडिट कर रहे हैं। आप फोन में व्हाट्सएप चला रहे हैं, वो सोशल मीडिया है। इंस्टाग्राम चला रहे हैं, सोशल मीडिया है। यूट्यूब चला रहे हैं, दैट इज ऑल्सो सोशल मीडिया। तो ये सोशल नहीं रहा है एक्चुअल में। जो इसका नाम है सोशल, वो सोशल नहीं रहा है, ये सिर्फ मीडिया रह गया है। सोशल जो हमारा कल्चर था, साथ बैठना, खाना खाना, बातें करना, वो खत्म होता जा रहा है। सोशल का मतलब यही होता है एक दूसरे को जानना, एक दूसरे की सोसाइटी को जानना, अपनी सोसाइटी को जानना। तो वो खत्म हो गया। लोगों को ये भ्रम हो गया है कि उनकी भी एक्चुअल में गलती नहीं है लोगों की। वो इतना ज्यादा यूज कर चुके हैं कि मैं आपको बता रहा था, दे आर टोटली ब्रेन वॉश्ड। फोन को यूज एक अलग ही दुनिया बन गई है सोशल मीडिया। सबकी है। इंसान की पर्सनल लाइफ अलग है और सोशल मीडिया वाली लाइफ अलग है। सब बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये भी एक बेसिक प्रॉब्लम है। आप देखिएगा यूट्यूब पे या आपको वीडियोस पे आपको जो लोग मिलेंगे, बड़े हंसमुख मिलेंगे, बड़े अलग उनका सीन होगा, बड़ा अलग कल्चर होगा। और आप उनको पर्सनली कभी मिलेंगे तो बड़े अलग होंगे। तो ये तो बिल्कुल फिल्मी लाइफ हो गई। बट वो इतने ज्यादा छोटे स्तर पे आ चुकी है कि सबको लगता है ये तो रियल है। जो सोशल मीडिया पे लोग कर रहे हैं वो तो रियल कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। अनटिल एंड अनलेस आप किसी पर्सन के साथ कुछ समय पर्सनली नहीं बिता रहे हैं, जब तक आप उसको नहीं जानते। सोशल मीडिया के माध्यम से कोई किसी को नहीं जान सकता। ये सब कहने की बातें हैं, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं कि हमारा वो दोस्त है सोशल मीडिया पे हमारे साथ, वो दोस्त 4 साल से है, साथ मिले, साथ बैठे, आपकी आदतें को वो झेले, आप उसकी आदतों को झेलें, तब दोस्ती आपकी बढ़ रही है, तो दोस्त है आपका। सोशल मीडिया पे आपका 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की चैटिंग कर लेने से, साथ में गेम खेल लेने से, फोटोज लाइक कर लेने से फ्रेंडशिप नहीं होती। सोशल नहीं होते आप इन सब चीजों से। इन एप्लीकेशंस को इजाद इसलिए करा गया था तो जो लोग दूर है, जो बातचीत नहीं हो पा रही है, जो कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, वो इमोशनली कनेक्ट को जोड़ने के लिए। वो इमोशन तो कम जुड़े हैं, आदमी इमोशन फुल हो गया है। एक तरीके से जो लोग पास थे वो भी अब सोशल मीडिया पर निर्भर हो गए। पास तो क्या, सब दूर हो गए। 4 लोगों का परिवार है, 5 लोगों का परिवार है, सब दूर है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी सोशल मीडिया। ये बेसिक बात है। आप कुछ अलग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप अच्छे हैं। आप कुछ सोशल मीडिया पे गलत कर रहे हैं, आप बुरे हैं। अनटिल अनलेस आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी हो सकता है। तो ये वेरी करता है और सोशल मीडिया उसका एक मेजर कारण है। यूजेस तो कम करना पड़ेगा। अभी आपने कुकीज का जिक्र किया था, तो ये कुकीज का क्या रोल रहता है वेबसाइट्स या फिर एप्स वगैरह में? देखिए, कुकीज का मैं आपको बताता हूँ। कुकीज का मतलब ये होता है कि जो वेबसाइट या जो एप्लीकेशन, जो पेज आपने अपने फोन पे देखा है, वो कहीं ना कहीं आपके फोन में, आपके ब्राउजर में कहीं सेव होना चाहता है। अगली बार आप उस पेज को, उस फोन को आप फोन पे आप उस पेज को खोलें तो वो जल्दी लोड हो जाए। तो वो कुकीज को आप मोटा मोटा ये समझ सकते हैं, ऐसे कुकीज होती हैं। तो कुकीज को अगर आप ग्रांट करते हैं तो वो पेज आपके ब्राउजर में, वो एप्लीकेशन में, वो चीज़ कहीं ना कहीं स्टोर रहती है, जो कि हर समय कनेक्टेड रहती है, जिसमें आपका डाटा भी किल होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे। या अगर कुछ आपने परमिशन दे रखी है तो वो आपका जो पर्सनल चीज़ें हैं वो भी शेयर हो रही होती हैं। तो अक्सर क्या करते हैं, इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स पे ये आता है कि वांट टू एक्सेप्ट कुकीज, वांट टू रिजेक्ट ऑल कुकीज, या फिर एक्सेप्ट ओनली एसेंशियल कुकीज, ये एक ऑप्शन आता है। तो अब तो मुझे लगता है सारी वेबसाइट, मेजॉरिटी ऑफ वेबसाइट कुकीज आपके पास ब्राउजर में सेव करते हैं। आप कभी अपना कोई भी अपना लैपटॉप खोल के गूगल क्रोम या कोई ब्राउजर खोलिएगा, उस पर देखिएगा कुकीज कितने जीबी की पड़ी होंगी, आपने अगर डिलीट कभी नहीं करी होगी। तो वो एज एन हार्मफुल कुछ नहीं होता है, बट आपका डाटा और जो है उसको इंटरनेट के माध्यम से वो जोड़ के रख रहा है।
इसलिए कुकीज़ लोग सेव करके रखते थे पहले। जैसा कि मुझे पता है सर, आपका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर यूनिक समय नाम का, जिस पर आप रिलीजियस कंटेंट डाला करते थे। तो मैं पूछना चाहूँगी, आपके मन में ख़्याल कैसे आया इस चैनल को शुरू करने का कि ये चैनल शुरू किया जाए? देखिए, धार्मिकता आज की डेट पे अलग नहीं रह गई है। ऑनलाइन माध्यम से धार्मिकता जुड़ चुकी है। फ़ायदे नुकसान बहुत चीज़ है। अब जो हमारे चैनल की बात है यूनिक समय की, हमने यूनिक समय को फाउंड किया था 2019 के नवंबर-दिसंबर के महीने में। हमने तब यूनिक समय पे जनरल हमारी लोकेलिटी के वीडियोस डालने की कोशिश करी थी। जैसे हमने कुछ फूड के वीडियोस बनाए थे। उस टाइम पे हमारे टाइम पे फूड ब्लॉगिंग बहुत फेमस होती थी, तो हमने वो करने की कोशिश करी थी। हमने लगा ट्राई करके देखते हैं, कुछ नुकसान नहीं है। अगर कोई, क्योंकि हमारे ब्रज में क्या है ना, पहले भी दर्शनार्थी आते थे तो उनको खाने की लोकेशंस ढूंढने में समस्या होती थी। तो हमने ऑफिस में डिस्कस किया, हमने कहा चलिए फूड बनाते हैं, फूड ब्लॉगिंग बनाते हैं। 2-3 हमने वीडियोस बनाए होंगे खाने से रिलेटेड। मगर उसके बाद एक दिन हमको क्या हुआ, हमने डिसाइड किया कि मंदिर का एक वीडियो बनाते हैं, इस मंदिर के बारे में जानकारी देते हैं। क्योंकि हमारे ब्रज में क्या है ना, लोगों के मिलने की जगह, बैठने की जगह, उठने की जगह मंदिर है। कोई पार्क नहीं है, अगर घूमने जाना है तो लोग मंदिर ही घूमने जाते हैं। हाँ, ब्रज में ऐसा कुछ नहीं है। पार्क तो आप फिर भी बहुत एक छोटी चीज बता रहे हैं। हमारे यहाँ ब्रज में सिनेमा हॉल्स भी अब आए हैं। तो हमने सोचा कि हमारे ब्रज में ले दे के मंदिर है, हम मंदिर को ही दिखाते हैं। व्हाट वी हैव स्टार्टेड, हमने पॉइंट्स नोट करे। हमने डिसाइड ये किया था यूनिक समय में कि हम जो पॉपुलर मंदिर हैं उनको नहीं दिखाएंगे, उनको दिखाएंगे बट उनको उन पे बेसिक एक मेजर फोकस नहीं रखेंगे। वो तो सभी जानते हैं क्योंकि उनके बारे में। हाँ, जानते भी हैं। खासकर हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी ये जनरेट हो रही थी कि ब्रज 84 कोस में 84 कोस बोला जाता है इसको, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना पूरा जीवन बिताया, क्रीड़ाएं करी हैं, एक्टिविटीज करी हैं। तो बहुत सारी लोकेशंस ऐसी होंगी जो हमको पता ही नहीं है, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या, हमने और हमारी टीम ने रिसर्च शुरू करा। हमारे लिए थोड़ा सा रिसर्च इसलिए आसान रहा क्योंकि हम ब्रज के रहने वाले हैं, तो हमने बहुत सारी जगह तो खुद देखी भी हुई है जो कि लोकल आदमी ही जानता है, टूरिस्ट नहीं जानता, ट्रैवलर नहीं जानता। अगर जानता भी है तो आप ये मान के चलिए उसका उतना इमोशनल कनेक्ट नहीं था उस चीज़ के साथ। तो हमने वो शूट्स स्टार्ट करे, गोवर्धन के वीडियो बनाए। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के बीच बीच में जो मंदिर हैं छोटे छोटे, जिनके बारे में जो आसपास के लोग जो कथाएं बताते हैं, जो उनकी जनरेशन से चली आ रही हैं, उनके बारे में हमने रिसर्च करना स्टार्ट करा। तो ऐसे हमने बहुत सारे वीडियोस बनाने के लिए हमने बहुत सारा डाटा गैदर किया और उसको कोशिश करी। हम कोशिश हमेशा ये करते थे कि अगर आज कोई हमको डाटा मिला है, अगर हमको ये कोई वीडियो हमने शूट करा है, तो अनटिल अनलेस हम उसको एयर नहीं करते थे जब तक हम श्योर नहीं हो जाते थे कि डाटा ठीक है। वो हमने बेसिक कंसर्न रखा था यूनिक समय का हमेशा से। तो हमने एक वीडियो बनाया था मानसी गंगा का, गोवर्धन में मंदिर है, उनका एक वीडियो बनाया था। वहाँ के एक लोकल से हमने बातचीत करी थी, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बातें हमको बताई थी जो कि हम समझ पा रहे थे कि रिलेटेबल है। वो वीडियो कभी एक शाम वो वायरल हुआ, तो कुछ 4-5 हज़ार उस पर व्यूज़ थे। वो हम जब दोपहर में हमने एक बार देखा तो वो 5-6 लाख व्यूज़ हो गए। तो वहाँ से हमारा यूनिक समय चैनल लोगों को पता चलना शुरू हुआ। हमको ये समझ में आया कि हमारे चैनल को अब लोग जानने लगे। कोविड आ गया था, तो कोविड के टाइम पे हमने शुरू किया था चैनल और उसके बाद ही कोविड आ गया था 1-2 महीने बाद। तो जब कोविड आया तो हमको ऐसा लगा जो हम मेहनत कर रहे हैं वो रुक जाए। तो कोविड ने हमको उल्टा नुकसान नहीं, कोविड ने हमको फायदा दिया। फायदा इसलिए दिया, लोग सब घर पे थे, लोग हताश हो गए थे, लोगों को समस्याएं, मतलब ये फील होने लग गई थी कल को कोविड हो जाएगा तो कोई समस्या नहीं हो। एक तरीके से उनको पॉजिटिविटी की डर गए थे लोग, बहुत लोग डर गए थे। हम अपने आस पड़ोस में ही देखते थे ना, लोग बहुत डर गए थे। मतलब ये लगता था कि अब क्या कहते हैं, हर 2 दिन में 3 दिन में एक नोन का फोन आ रहा है कि किसी के साथ ये बुरा हुआ है, वो आने लग गया था। तो उस समय पे जब हमने ठाकुर जी की क्रीड़ा स्थली के वीडियोस बनाने स्टार्ट करे, लोगों को शायद उससे अच्छा लगने लगा, उनको कामनेस मिलने लगी, उनको एक भरोसा लगने लगा। क्योंकि हम इंसानों को ना एक भरोसे की अगर हल्की सी भी रोशनी दिखती है तो हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। वही वाली बात जैसे आपने बताया कि किसी को कोई समस्या है तो उसने ऑनलाइन रेमेडीज ढूंढनी शुरू कर दी, तो वो एक हमारे साथ है। तो हमने फिर वीडियोस कोविड में बनाए। 90% कोविड के टाइम पे जितने भी हमने वीडियोस बनाए हैं मास्क लगा के, जितने भी वीडियोस आप यूनिक समय के देखेंगे ना, मास्क लगाए हुए हैं,
तो वो सारे वीडियोस कोविड के टाइम के हैं। उस समय ये होता था कि मैं और कैमरामैन एक नहीं, दो नहीं, तीन मास्क लगाते थे। एक कपड़े का मास्क लगाते थे, उसके अंदर एक दूसरा मास्क लगाते थे, फिर एक मेडिकल मास्क लगाते थे। तो हम तीन मास्क लगा के घूमते थे। इवन दो हमने पीपीएफ किट पहन के भी 1-2 शूट करे हैं, क्योंकि हमको लगता था कि ये शूट करना ज़रूरी है। अब उस समय अलाउड नहीं था, बट हमको परमिशंस लेनी पड़ती थी। अब परमिशंस में टाइमलाइन होती थी, उन टाइमलाइन के हिसाब से हमको चलना पड़ता था। साफ साफ था कि रिस्क हमारा है, तो वी हैव टू टेक रिस्क। हमको उस समय समझ ही नहीं आया कि रिस्क क्या होता है। हमने कि वीडियो बनाना है, उठाओ मोटरसाइकिल और हम चलते हैं। मुझे अच्छे से याद है, पूरे कोविड काल में मैं कहीं भी जाता था तो मुझे लोग क्या, मुझे जिनसे बातचीत करनी होती थी उनको बुलाना पड़ता था। भैया ये हम वीडियो बनाना चाह रहे हैं, इस थली के बारे में बनाना चाहते हैं। फिर उनको पूरा समझाते थे। वो जब समझ जाते थे, उसके बाद वो जब राजी होते थे, उसके बाद हम शूट करते थे। तो लोगों के मन में भी डर था। बहुत से लोग बिल्कुल बेबाक थे, तो वो बिल्कुल नहीं डरते थे। ऐसे लोग भी हमको मिले, मगर उनसे हमको डर लगता था। आप समझ रहे हैं? तो हमको तो प्रोटोकॉल फॉलो करना होता था ना, हमको डर लगता था, मगर हम शूट करते थे। तो हमने शूट करे, कुछ वीडियो शूट करे होंगे कोविड के टाइम पे। मैं समझता हूँ हमने 30 वीडियो तो शूट करे होंगे कोविड टाइम पीरियड पे, और ज्यादा ही करे होंगे, सेकंड वेव पे और किए थे। वो हमको एक तरह से हमारे लिए बोन रहा, वो हमारे लिए वरदान रहा, लोगों के लिए वरदान रहा। तो लोगों ने उसको देखना शुरू किया, सब्सक्राइब किया, वीडियो शेयर हुए। वीडियो बहुत पॉपुलर है उस चैनल के व्यूज बिलियंस में है। तो मुझे लगता है शायद कुछ हमने ठीक किया होगा, इसलिए लोग देख रहे हैं। आज तक यूनिक समय हमारे चैनल पे एक नेगेटिव कमेंट नहीं है, जितने मैंने पढ़े हैं। कोई छूट गया हो तो आई डू नॉट नो, बट एक नेगेटिव कमेंट नहीं। इसलिए नहीं कि धार्मिक चैनल है, भगवान से रिलेटेड चैनल है तो लोग डरे, अरे हमको नहीं करना चाहिए। बहुत बेबाक लोग होते हैं आजकल। सब लोग हर चीज पे कमेंट करते हैं, जो कि अच्छी बात है। हमारे यहाँ पुरानी एक कहावत है, निंदक निड़ा राखिए, मतलब जो बुराई करता है उसको पास रखिए। तो एक नेगेटिव कमेंट नहीं है, तो हमको बड़ा अच्छा लगता था, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो कोविड टाइम के बाद जब हमने शूटिंग की और हम वीडियोस को डालने लगे, तो बहुत बेसिक शूट करते थे हम। एक फोन लेते थे, एक जनरल माइक लेते थे, जो कि तार वाला माइक होता था। मेरे वीडियोस में आप देखेंगे तो यूनिक समय की वीडियोस में आपको मेरे पीछे हमेशा एक तार झूलता हुआ दिख जाएगा। वो तार माइक का होता था, जो कि बेसिक से सैमसंग के कैमरे में लग जाता था। वो कैमरा भी मेरा नहीं था, वो जो कैमरा पर्सन मेरे साथ चलते थे वो उनका कैमरा था। मेरे फोन में वो लग नहीं पाता था, ऑक्स उनके फोन में लग जाता था, तो हम उनके फोन से शूट करते थे, एडिट करते थे, डालते थे, शूट करते थे, एडिट करते थे, डालते थे। तो बड़ा सुहाना जर्नी रहा है। हमने 84 कोर्स में बहुत ऐसी जगह खोजी, बहुत ऐसी जगह हमारे लिए खोजी, जो आपके मतलब एंड टू एंड है। जैसे अगर आप एंड की बात करें तो राजस्थान बॉर्डर पर टच करते हैं तो कामा वन है, वहां पे हम वहां तक गए हैं। इधर आप अगर बात करेंगे ईस्ट साइड तक ब्रज मंडली के, तो लो वन हो गया, मथुरा में बहुत वन है, बहुत सारी जगह है। तो इन सबको हमने एक्सप्लोर किया और उन सबको हमने डाला। अलग एक्सपीरियंस एक हुआ करता था वो यूनिक समय का। तो अगर कोई देखना चाहे तो अब भी यूनिक समय वो डालेंगे तो उनको उस तरह के वीडियोस मिलेंगे। हमारे सारे वीडियोस आप ये मान के चलिए तकरीबन सिंगल शॉट वीडियोस होते थे। एक ही बार में टेक लेते थे हम वीडियोस को, उनको बस बीच में कट करते थे। हमारे वीडियोस में कभी ये नहीं हुआ कि अभी ये शूट करा है, कल ही फिर ये शूट करा है, फिर परसों ये शूट करा है। नहीं, वो 2 घंटे में शूट हो रहा है वीडियो, 1 घंटे में शूट हो रहा है, फिर उसको कट कटा के वो जितने भी 30 मिनट का या 20 मिनट का बचता है वो डल रहा है। कभी कभी तो कोविड के टाइम पे प्रोटोकॉल्स इतने होते थे कि हमको सेम डे परमिशन मिली है, सेम डे 3 शूट करने हैं, एक मंदिर इधर है, एक मंदिर इधर है, एक मंदिर इधर है। तो वो भी हमने शूट किया है, सेम डे में शूट किया। बाइक उठाई, वृंदावन से बरसाना जा रहे हैं, बरसाना से शूट किया, गोकुल जा रहे हैं, गोकुल शूट किया, फिर आ रहे हैं। कपड़े रखते थे बैग में, तुरंत टी शर्ट बदली और तुरंत करा और शूट करना स्टार्ट कर दिया। तो वो भी हमने टाइम किया है, जो कि लोगों ने बहुत पसंद करा। और हम शायद ब्रज के रहने वाले, शायद पहले यूट्यूब का चैनल था हमारा जो कि धार्मिक चीजें, ब्रज मंडली की चीजें लोगों तक पहुंचा था। पहला चैनल था जो ब्रज के रहने वाले हैं। अब तो भरमार हो गई है। हाँ। और जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि अब धार्मिक कंटेंट में एक तरीके से हम कहें तो वो पवित्रता नहीं रही, या वो रस नहीं रहा। क्योंकि अब क्या हो रहा है, बहुत छेड़छाड़ हो रही है अपने अकॉर्डिंग। सिर्फ लोग अपने फेम के लिए उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं, अपने हिसाब से सही बातों को अफवाहों में दिखा रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहना कुछ नहीं है, गलत है, सब जानते हैं इस चीज को, सबको समझ में भी आती है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ठाकुर जी के लिए लोगों का प्रेम मान लीजिए, उनका डर मान लीजिए,
बहुत सारे लोग ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, बहुत सारे लोग डरते भी हैं, ज़्यादातर डरते हैं। लोगों का ये मानना है कि हमने ये करा तो भगवान हमारे साथ कुछ गलत नहीं करे। ऐसा नहीं होता। जो मैंने सीखा है जीवन में, आप ये मान के चलिए सब लिखित है, मोटा मोटा ऐसे समझिए। अच्छा करिए, बस इतनी कोशिश होनी चाहिए। बट इस तरह के जो वीडियोस आजकल बनने लग गए, जो मंदिरों पे वीडियोस बन रहे हैं, घाटों पे वीडियो बना रहे हैं, रील बन रही है, और क्या कहते हैं, नहीं है सही, वो बिल्कुल सही नहीं है। आपकी आपके धर्म के प्रति जिम्मेदारी होती है, क्योंकि धर्म कोई सिर्फ एक सिंगल आदमी का नहीं है, वो एक कम्युनिटी का है। बहुत लोगों की लाइफ उससे जुड़ी हुई होती है, उनका दिनचर्या जुड़ी होती है, उनकी अर्निंग्स जुड़ी होती है, उनकी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, उनके मैं कहूँ तो वैल्यूज़ जुड़ी हुई होती हैं। वो वैल्यूज़ बदल रहे हो आप लोग। जो लोग मैं देखता हूँ, कभी वृंदावन में जाता हूँ तो घाट पे कोई मोबाइल लगा के, टीका लगा के, एक लोग अच्छी सीख गए हैं, हर जगह राधे राधे के टैटू करा लेते हैं, वो चंदन लगा लेंगे और उसको लगा लगा के डांस करने लगते हैं। गाना सूट नहीं कर रहा है फिर भी डांस कर रहे हैं, कुछ सेंस नहीं बन रहा है फिर भी डांस कर रहे हैं। ठीक नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में आप ये समझिए, आप तो कंटेंट आप अपने फेम के लिए बना रहे हैं। जनरल पब्लिक जो देख रही है, सारी पब्लिक उतना बुद्धि नहीं लगाती। सब बहुत सारे लोग हैं उसको सिर्फ ऐसे ले लेते हैं। जो लोग भोले हैं, जो नहीं जानते, जो लोग, उनको लगता है यही पूजा होती है, तो वो उसी को मान लेते हैं, उसी को अडॉप्ट कर लेते हैं। खैर, पूजा का कोई, भक्ति का कोई रूप नहीं है, सबकी अलग अलग तरह से भक्ति होती है, बट एथिक्स जरूर होते हैं भक्ति में भी। अब काफी हद तक भक्ति रील्स तक बहुत लोगों की सीमित हो गई, बहुत सारी हो गई है। लोग, मैं कहूँ तो, मुझे कहना नहीं चाहिए बट मैं फिर भी कहूंगा, ड्रामा करने लगे, शो ऑफ करना। हो क्या रहा है ना, हमारे देश में इस समय भक्ति की लहर चल रही है कुछ सालों से। तो जो भगवान से रिलेटेड बातें नहीं कर रहा है, भक्ति से रिलेटेड बातें नहीं कर रहा है, वो आउट ऑफ फील्ड चल रहा है। तो लोग अपने आप को उस फील्ड में लाने के लिए, उस एक सर्कल में लाने के लिए इस चीज़ों में घुस गए, इन चीज़ों में आने लग गए। तो आप देखिए, आजकल बहुत सारी न्यूज़ मिलती है, कोई फेक बाबा कहीं मिला, कोई कुछ मिला। आजकल वो क्या रहा है, छोटे छोटे बच्चे बाबा बन रहे हैं। मैं समझता हूँ, छोटे बच्चे कैसे बाबा बन सकते हैं? बाबा का अर्थ यही हुआ करता है कि ज्ञानी लोग, जिन्होंने अपना जीवन निकाल दिया ज्ञान को अर्जित करने में, छोटी सी उम्र में कहाँ से ज्ञान हो जाएगा? मोह माया जो सब त्याग चुके हैं। कोई नहीं त्यागता मोह माया। ये पूरा जितना भी संसार में जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, जो हम हैं, साधु महात्मा भी जो हैं, वो सब मोह से बंधे हुए हैं, इसलिए अभी तक यहाँ है। जो लोग मोह से दूर हो जाते हैं वो यहाँ रहते ही नहीं है। कोई तप कर रहा होता है, कोई आश्रमों में होता है, या कोई मुक्ति पा चुका होता है। तो मोह माया से तो कोई अलग नहीं। जो भी ये सब बातें कर रहे हैं, मैं एज इन ब्रजवासी आपको बताऊं, सब झूठी बातें हैं, कोई सेंस नहीं है इन बातों का, सब फेम इकट्ठा करने की बातें हैं। मोह माया से कोई दूर नहीं हो सकता। मोह माया से सिर्फ आप अपने आप को जितना बचा सकते हैं, उतना अपना फोकस होकर काम कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ, बाबा बन रहे हैं। उनके पढ़ने के दिन है, लिखने के दिन है, क्योंकि वहां से उनको बाबा बन के फेम मिल रहा है, न्यूज पॉपुलैरिटी मिल रही है, उनको पैसे मिल रहे हैं, बाबा बन रहे हैं। आज की डेट में मैं समझता हूँ मनी इज एवरीथिंग वाला सिस्टम है। पैसा सब कुछ हो गया है। 10 साल का बच्चा भी कमा रहा है, 40 साल का एक आदमी भी कमा रहा है, हर कोई कमा रहा है। तो ये हो गया है। तो हमने कभी भी ठाकुर जी के ऐसे दर्शन नहीं कराए, कभी वीडियो नहीं बनाए। अब हमको दुख होता है जब हम देखते हैं पिछले कुछ एक सवा साल से, जिस मंदिर में लिखा हुआ है कि यहाँ आप वीडियो ना बनाइए, वहाँ लोग चुपके से वीडियो बना रहे हैं। इवन दो जो मंदिर के अंदर के मेन लोग हैं वो वीडियो बना रहे हैं, तबकि उन्होंने बाहर लगा रखा है। और ये हमारे ब्रज में ही कुछ लोग हैं जो गलत कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आप ये समझिए, सभी लोग अगर वीडियो और फोन के माध्यम से ठाकुर जी का सारा आशीर्वाद ले लेंगे, तो मंदिर जाने की उनको क्या आवश्यकता है? पूजा पाठ करने की क्या आवश्यकता है? और अगर ऐसे सभी है तो फिर तो एक बात सब मान लेना, ठाकुर जी सबके मन में वास करते हैं। तो आप उसको देखने से आपको पास क्या हो जाएगा? आपको उनका आशीर्वाद है, वो वैसे ही स्वतः प्राप्त हो जाएगा। ब्रज की तो कण-कण में ठाकुर जी हैं। बिल्कुल, बट लोगों ने उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया है। मैं बाहर के लोगों की नहीं कह रहा, हमारे यहाँ के भी कुछ लोगों ने मिसयूज उसका शुरू कर दिया है। दिखा रहे हैं कि ये ठाकुर जी का क्या कहते हैं, बाई चांस मैं कहूँ ठाकुर जी की बात शुरू हुई है, तो ये बात शुरू है ठाकुर जी की, इसके आप दर्शन कीजिए, आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा।
ये ठाकुर जी की चांदी की कढ़ाई है, आप इसके दर्शन करिए, आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। लोग उसको भावना से, भक्ति भावना से देख रहे हैं, बिल्कुल देखिए, मगर जो लोग इस तरह के वीडियो बना रहे हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करिए। लोग तो ठाकुर जी को ठाकुर जी की तरह से देखते हैं ना। अब आप उसको फोटो पे ही और वीडियोस में ही और इंस्टाग्राम पे यही चल रहा है कि आप ये देखिए दर्शन करिए, ये देखिए दर्शन करिए, ये देखिए दर्शन करिए, क्या सेंस है? कोई सेंस नहीं बनता इस चीज का, और लोग भी नहीं समझ रहे हैं। जो बुद्धिमत्ता वाले लोग हैं वो कम से कम अपने आसपास के लोगों को ये बात बताना चाहिए उनको, और पॉडकास्ट के माध्यम से भी मैं बताना चाहूंगा। ब्रज का वासी होने के नाते मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर इस तरह के वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज नहीं ना देखिए। आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है, जो भी मंदिर परिसर है, वहां जाइए, वहां भक्ति करिए, गुणवान लोगों से मिलिए, बुद्धिमान लोगों से मिलिए, आप संत लोगों से मिलिए, उनसे जानिए ज्ञान को। ठाकुर जी को इन सब चीजों से ही आपसे प्रेम होगा। ब्रज में जितने भी ठाकुर जी के भक्त हुए हैं, जितने भी, जैसे हरिदास जी भक्त हुए हैं, रविदास जी भक्त हुए हैं, जितने भी भक्त हुए हैं, उनका और ठाकुर जी का रिश्ता बड़ा अलग रहा है, 1 to 1 रहा है। आज भी जो संत लोग मथुरा वृंदावन में निवास करते हैं, जो बड़े संत लोग हैं, उनका भी ठाकुर जी के साथ, राधा रानी के साथ अलग तरह का जुड़ाव है। आप ब्रज के लोगों को देखिएगा, मंदिर नहीं जाते हैं ब्रज के लोग। अब लोगों को लगेगा आपने तो ब्रज में जन्म लिया है, आप मंदिर क्यों नहीं जाते हैं? लोग जिनका नियम है वो स्वतः जाते हैं अपने आप, और जो ठाकुर जी से अब उनकी बातचीत चलती है बिना मंदिर जाए भी, वो लोग करते हैं। तो ये लोगों को समझना जरूरी है। रील्स पे, वीडियोस पे, दर्शन वगैरह पे नहीं जाइए। ये दर्शन उन लोगों के लिए जिनको समस्या है कोई, जो नहीं आ सकते हैं, जो मैं कहूँ अपने बुढ़ापे में जी रहे हैं, जिनको लगता है कि अब हम जा नहीं सकते, यहीं से ठाकुर जी का आशीर्वाद ले लें। ये उनके लिए चीजें हैं, आपके लिए थोड़ी है कि आप उसका वीडियो देख रहे हैं। धार्मिकता की वजह से लोग कुछ भी वीडियोस बना रहे हैं, और उसकी वजह से इतनी ज्यादा गैदरिंग हो गई है मथुरा वृंदावन के अंदर की, जो कि ठीक नहीं है। आप दर्शन करिए, इसमें कोई मनाही नहीं है। मैं समझ रहा हूँ ज्यादा लोग जान रहे हैं तो बहुत लोग आएंगे, बिल्कुल आइए। वो जो प्रशासन है, वो प्रशासन उसको मैनेज करने की कोशिश करेगा, बट हर समय मोबाइल निकाल के मत शुरू हो जाइए, हर समय वीडियो निकाल के मत शुरू हो जाइए। आप तो कंटेंट बना के जा रहे हैं, आप तो डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर। कंज्यूम करने वाला तो कितना आदमी पड़ा है? 150 करोड़ आदमी पड़ा है, सब देखेगा। और कई तो कुछ लोग तो प्रोफेशनली बना रहे हैं, उनका तो फिर भी चलो ठीक है, लेकिन कुछ लोग प्रोफेशनली नहीं भी बनाते, वो लोग भी सिर्फ रील्स, सिर्फ शौक के लिए बनाते हैं। कुछ हाँ, एक्चुअल में क्या है उनका, वृंदावन की गलियों में रील्स बना रहे हैं, झुकाव हो गया है उनको, रील से झुकाव हो गया है। ठाकुर जी से झुकाव नहीं है ऐसे लोगों को, उनको रील से झुकाव है। चलिए फटाफट रील बनाते हैं, इससे व्यूज मिलेंगे। आज का डिस्कशन अब मतलब मेरे अभी तक के डिस्कशन में सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज का जो टॉपिक था वो बहुत कॉमन था, लेकिन फिर कॉमन होकर भी ऐसा था कि जिसके बारे में हम नहीं जानते थे। आउटस्पोकन रहा है। हाँ, बहुत सारी बातें आज आपने बताई। थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और इतनी इंटरेस्टिंग बातें हमारे साथ शेयर की, हमारे दर्शकों को बताया कि सोशल मीडिया का यूज कैसे करना है। मतलब एक तरीके से हमें सोशल मीडिया के कंज्यूमर होने के नाते भी हमारी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमें चीज़ों को लेना है। और जैसे कि अगर हम बात करें तो हमें फ़ोन को चलाना है, कोशिश यही करनी कि फ़ोन हमें ना चलाए, बस सबसे मेन बात यही है, यही समझने की बात है। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो वेरी मच, आपने बुलाया, और ये टॉपिक बहुत 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 ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ सभी लोग इसको देखें, और आपस में आपको लगता है कि अगर ये वीडियो आपके काम का है, आपके फ्रेंड्स के काम का है, तो तब शेयर करिए। आपको लगता है कि काम का नहीं है, इससे कुछ हार्म हो सकता है, वही मेरी बात, प्लीज़ शेयर मत करिए। बट ये कहीं ना कहीं अगर 2 लोगों की भी लाइफ में फ़ोन के यूजेस को ठीक कर सके, तो मैं समझूंगा हमारा पॉडकास्ट कुछ काम का था, कुछ हमने अच्छा किया, लोगों की 2 लोगों की लाइफ में कुछ सुधार आया, वो भी अच्छी बात है। बट थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है, और इनको टूल्स की तरह से यूज करना है, खुद टूल नहीं बनना, बस यही है। आज की वीडियो में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने सीखी, एक दिन ट्राई जरूर करिएगा, जैसा कि मयंक गौतम ने हमें बताया कि एक दिन अपने फोन को अलग रख के देखिए अपने से कि क्या चेंजेस आते हैं हमारे अंदर। ये एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखिएगा, और फोन को अपना, एक तरीके से फोन जो है वो हमारा गुलाम है, हमें उसका गुलाम नहीं बनना है। इस चीज को बहुत ध्यान रखना है। सोशल प्लेटफॉर्म्स को यूज करना है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कि हम उसके
उस पर क्या शेयर कर रहे हैं, क्या चीज़ें, क्या कमेंट कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है। इसी तरह के वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का आपको पॉडकास्ट कैसा लगा। धन्यवाद।